Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the current affair and general knowledge for the CLAT 2025 examination. So we have included the 5 most important topics from the third week of October, that is 14th to 20th of October 2024. And this is part 29 of this session. So let's start this video. Before that, here is important information regarding our social media handles. So you can join Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp पर ज्वाइन कर लीजिएगा. इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है यहाँ पर आपको शेयर किया जाता है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग. एंड सब्सक्राइब दिस मैनवर लॉ इंटरेस्ट चैनल फॉर लॉ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अपडेट के लिए एज वेल एज वीडियो लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. In case you want to join us for self-study program, so visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes, Pan India level पे 8828581454 and the counselor will guide you through. So let's start this session and the first topic is about the Sati system. सो रिफॉर्म इन द सती सिस्टम, ये अभी कुछ न्यूज़ में था जिसकी वजह से जो है फिर से न्यूज़ में आपको देखने को मिला है. सती सिस्टम के बारे में सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सती क्या होता है, सती सिस्टम कैसे प्रिवेल करता था. सो ये जो है एंशिएंट से आपको मेडाइवल टाइम्स में जो है चलता आ रहा था, बाद में इसको बैन कर दिया गया. नाउ अभी क्यों न्यूज़ में है उसको भी हम देखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. So recently 8 persons were accused in connection with glorifying the act of Sati by constructing temple in her name. तो जो है कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे थे कि सती का मंदिर बना रहे थे, सती का टेम्पल बना रहे थे और उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे. फिर से जो है इस तरह का सिस्टम जो है अगर इस चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाएगा, एक गॉडेस के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो क्या होगा कि लोग जो है फिर से इस जो एविल प्रैक्टिस है उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो इसलिए उनको जो है एक्यूट किया गया 8% को. द सती वाज कमिटेड ऑन 4th September 1987 in Rajasthan in the Roop Kanwar case, which led to the enactment of the Commission of Sati Prevention Act 1987 by the Union Government. तो लास्टली जो है सती कब जो है इसको कमिट किया गया था, तो 4 सितंबर 1987 में जो है सती जो है देखने को मिला था. और ये रूप कंवर केस था, राजस्थान का मामला था. और उसके बाद ही जो है आपको सती प्रिवेंशन एक्ट 1997 जो है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये इनैक्टमेंट किया था. तो उसके बाद सती को पूरी तरह से जो है कहीं पर भी कोई करेंगे तो उनको जो है अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. सती रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ विडो इमोलेटिंग हरसेल्फ ऑन द क्रीमेशन पायर ऑफ हर हस्बैंड. सती क्या होता है? सती जो है कि कोई भी औरत है, कोई भी वीमेन है, उसका हस्बैंड अगर डेथ कर गया तो क्या होता था, उसका जो फ्यूनरल पायर होता था, क्रीमेशन पायर जो होता था उस पर क्या करते थे, उसको भी जिंदा जला दिया जाते थे विदाउट हर व्हील. और उसको जो है उनके साथ जो है सती कर दिया जाता था. मतलब उसको इसी सिस्टम को कहा जाता था सती. हस्बैंड के साथ अगर हस्बैंड डेथ कर गया तो उसको भी जिंदा जला दो, अब इसका दुनिया में कोई मतलब नहीं है. After the immolation, a memorial stone and often a shrine was erected for her and she was worshipped as a goddess. तो ये एक तरह का जो है आपको सोशल इविल था कि ये करने के बाद लोग क्या करते थे, उनका जो है श्राइन वगैरह, मूर्ति वगैरह एस्टैब्लिश करते थे और उसको जो है आपको पूजने लगते थे, वर्शिप करने लगते थे एज ए गॉडेस के तौर पे. In 1582, Emperor Akbar ordered his officials throughout the empire to stop the immolation of a woman if they saw that she was being forced. तो 1582 में अकबर ने जो है ये ट्राई किया था कि ये आपको जो सती प्रैक्टिस है अपने जो भी टेरिटोरी था मुगल इंपेयर का उसमें जो है पूरी तरह से बैन करने के लिए अकबर ने ऑर्डर दिया था. और अपने ऑफिसर्स को जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कहीं भी इस तरह का प्रैक्टिस हो रहा हो तो इसको पूरी तरह से बंद किया जाए. He also offered pension, gift and rehabilitation to the widow to stop the practice. तो इन्होंने कुछ जो है हेल्प भी दिया था, आपको रिहेबिलिटेशन वगैरह भी दिया था, गिफ्ट पेंशन वगैरह भी दे देते विडो को, ताकि इस तरह की चीज़ें लोग कर देते थे क्योंकि उनके पास कोई इनकम, इकोनॉमी जो है इंडिपेंडेंस नहीं था. तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से सती जो है वीमेन को जो है कर दिया जाता था. द डच, पोर्तुगीज एंड द फ्रेंच ऑल्सो बैन सती इन देयर कॉलोनीज इन इंडिया. तो इन लोगों ने भी ट्राई किया कि सती को जो है खत्म किया जाए, जो फॉरनर आए, फिर यूरोपियन आए यहाँ. और खास करके पोर्तुगीज ने तो बैन किया था जब अल्बुकर्क जो है इसके वाइसराय थे, तो इन्होंने गोवा में जो है आपको सती सिस्टम को बैन कर दिया था. The Bengal Regulation of 1795 and 1804 made infanticide illegal, equating it with murder. तो 1795 में और 1804 में जो है बंगाल रेगुलेशन एक्ट भी आया था, उसमें जो है इन्फेंटिसाइड को भी इलीगल जो है डिक्लेयर कर दिया गया था. इन्फेंटिसाइड क्या होता है कि आपको जो है इन्फेंट को मार देना या फिर आपको पेट में ही बच्चों को मार देना. अगर पता चल जाता था उनका जेंडर की वीमेन है, गर्ल चाइल्ड है, तो लोग जो है मार देते थे, या तो पेट में ही मार देते थे या फिर आफ्टर द डिलीवरी जो है उसको मार दिया जाता था. इक्वेटिंग इट विद मर्डर, तो मर्डर तो था ही.
And 1870 Act required parents to register all births and mandated verification of female infants for several years in areas where infanticide was severely secretly practiced। तो 1870 में क्या किया कि जो भी फीमेल बर्थ होगी आपको जो है क्या करना है, उसका आपको ये करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसका जो है बर्थ रेट जो है आपको मेंटेन करना होगा। ये इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और ये ज़रूरी भी था। With the effort of पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, the Hindu Widow Remarriage Act 1856 was passed। तो लोग, और ये जब सती जिनको नहीं किया जाता था, कुछ विडो जो रह जाती थी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, तो वो क्या होता था, उनको जो है दोबारा शादी अलाउ नहीं था, विडो रीमैरिज अलाउ नहीं था। इसके लिए काफ़ी जो है वर्क किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, एंड एट लास्ट विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856, और वहाँ जो है अलाउ कर दिया गया कि हिंदू विडो जो है उनको जो है रीमैरी का जो है वो दे दिया गया, ये राइट दे दिया गया कि दोबारा वो शादी कर सकती हैं। नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखते हैं। इन विच ईयर सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय विलियम बेंटिक। तो हमने कहा कि सती सिस्टम वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, और ये विलियम बेंटिक जो है उस टाइम में गवर्नर जनरल थे, एंड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय दिस सिस्टम वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, एबोलिश कर दिया गया टोटली। और ये कब किया गया था, 1825, 1827, 1829, 1830, एंड द करेक्ट आंसर इज 1829। सो 1829 में जो है राजा राम मोहन राय ने काफी एफर्ट किया था इसको खत्म करने के लिए, और एट लास्ट जो है 1829 में इसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोशल रिफॉर्मर वर्कड फॉर द बैन ऑन द सती सिस्टम। तो इनमें जो है किसने जो है वर्क किया था, सती सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया था, तो अभी जो है विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, एंड द करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन राय, इन्होंने वर्क किया। उसके बाद 1829 में जो है आपको सती एक्ट पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो इसमें से सही कौन है। पहला स्टेटमेंट है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वाज पास्ड इन 1929 इन ब्रिटिश इंडिया टू कर्ब द वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये पॉइंट जो है वो सही है कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो है 1929 में पास किया गया था, इसीलिए कि जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है उसको कटेल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, कर्ब करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 द मिनिमम एज फॉर मैरिज वाज सेट ऑफ एट 18 ईयर्स फॉर वीमेन एंड 16 ईयर फॉर मेन। तो नहीं, ऐसा नहीं था, यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 18 ईयर्स फॉर मेन और 14 ईयर्स फॉर वीमेन कर दिया गया था आपको इस एक्ट में जो है ये जो है एज ऑफ कॉन्सेंट जो है, एज ऑफ जो मैरिज एज है वो ये किया गया था। अभी क्या है 21 ईयर्स जो है वो आपको मेल है, और 18 ईयर्स जो है वो क्या है वीमेन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। द एक्ट मेड चाइल्ड मैरिज अ पनिशेबल ऑफेंस फॉर एडल्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अरेंजिंग और सोलमनाइजिंग सच मैरिजेस। तो ये जो है एक पनिशेबल ऑफेंस जो है डिक्लेयर कर दिया गया था अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो तो, कोई भी एडल्ट, तो ये सही स्टेटमेंट है। The age limit set by the Child Marriage Restraint Act of 1929 were revised upwards by subsequent legislation। तो ये जो है 1929 में जो फिक्स हुआ था उसको जो है रिवाइज भी किया गया, बढ़ाया भी गया, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है ए, सी एंड डी। सो द आंसर शुड बी ए, सी एंड डी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय। तो सत्यशोधक समाज जो है आपको किसने जो है इसको एस्टैब्लिशमेंट किया था, 1873 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, दैट इज इन द महाराष्ट्र। और इसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था, ज्योतिराव फुले, हरिदास ठाकुर, बी आर अम्बेडकर, घासीदास, एंड द करेक्ट आंसर इज ज्योतिराव फुले जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ऑपरेशन के अगेंस्ट द ऑपरेशन अगेंस्ट द अपर कास्ट, इन सबको लेकर जो है इन्होंने ये समाज का एस्टैब्लिशमेंट किया था। Next question is the Hindu Widow Remarriage Act 1856, also known as Act 15 1856, enacted on 26th of July 1856, was passed by Lord। तो उस वक्त जो है वाइसराय कौन थे, उस वक्त जो है गवर्नर जनरल कौन थे जब हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 ड्यू टू द एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इट हैज बीन पास्ड इन 1856, और उसमें विडो को अलाउ कर दिया गया कि आप दोबारा रीमैरी कर सकती हैं। तो ये किनके आपको लॉर्डशिप में, किनके गवर्नर जनरल के शिप में जो है ये पास किया गया था, हार्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग, मेटकाफ, एंड द करेक्ट आंसर इज कैनिंग। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने इसको पास किया था।
नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। तो नोबेल प्राइज जो है डिक्लेयर हो चुका है और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो है दिया जा चुका है, लेकिन यहां पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द लिटरेचर। और क्यों करने जा रहे हैं, आपको सारे नोबेल प्राइज को देख के जाना है, जितने भी नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुए हैं इस बार, फिजिक्स में, जो भी में, केमिस्ट्री में, सारे नोबेल प्राइज जो है आपको देखना है और आपको जो है उनके नाम को याद करना है। लेकिन अभी जो है डिस्कस करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। So, South Korean author Han Kang has been awarded the 2024 Nobel Prize in Literature by the Swedish Academy, Stockholm, Sweden, for her intense poetic prose that explore historical trauma and the fragility of life. तो किसको दिया गया है, एक साउथ कोरियन ऑथर है हैंग कांग। हैन कांग जो है इनका नाम है और ये लिटरेचर के फील्ड में इनको दिया गया है। और ये नोबेल प्राइज कौन देती है, स्वीडिश एकेडमी जो है, स्वीडन की गवर्नमेंट ही देती है मोस्टली। और इन्होंने जो है पोएटिक प्रोज में जो है लिखा है, क्या लिखा है, दैट इज हिस्टोरिकल ट्रॉमा और फ्रेजिलिटी, जो लाइफ पे पड़ता है, जो ट्रॉमा वगैरह वॉर से, जो एट्रोसिटीज से जिस तरह का ट्रॉमा होता है लोगों में, उनके बारे में लिखा है, किस तरह से सफ़र करते हैं लोग आफ्टर द वॉर या ड्यूरिंग द वॉर, इस तरह के सिचुएशन से कैसे सफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसमें उन्होंने दिखाया है। Born in 1970, Han Kang is a renowned novelist and poet. She is recognized for intense poetic prose which combines lyricism and narrative. तो ये 1970 में जो है इनका बर्थ हुआ था और ये इस तरह की चीज़ें वो लिखती रहती हैं, जिसमें बहुत जो है इंटेंस पोएम वगैरह पोएटिक इसमें जो है वो अपने बातों को रखती हैं। जो भी चीज़ें लगभग जो है मोस्टली आपको जो सोसाइटी से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसको जो है वो हाईलाइट करती रहती हैं। Her style has redefined contemporary literature by blending physical and emotional empathy in a unique manner. It was her breakthrough novel translated by Deborah Smith in 2015 and it won the 2016 Man Booker International Prize. तो ये हमेशा से इस तरह से लिखते आ रही हैं और इनको जो है 2016 में जो है आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो ये भी जो है ये बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर भी ये रह चुकी हैं हैन कांग और ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। फोकसेस ऑन द 1980 ग्वांगजू मसाकर वेयर साउथ कोरियन मिलिट्री फोर्सेस किल्ड प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एंड सिविलियंस। और ये जो बुक थी वो किस पे फोकस थी, जो ग्वांगजू मसाकर हुआ था 1980 में, जहां पे साउथ कोरियन मिलिट्री ने क्या किया था, बहुत सारे प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट को जो है मार दिया था, सिविलियन को मार दिया था। तो उस पर जो है इन्होंने ये बुक उस टाइम में लिखा था। एक्सप्लोर ट्रोमा एंड ए कलेक्टिव मेमोरी इन अ विजनरी येट कंसाइज मैनर। तो इस तरह की चीज़ों को बहुत कंसाइज मैनर में आपको लगेगा कि सामने आपके हो रहा है, उस तरह के जो है आप उसमें डिस्क्रिप्शन करती हैं अपने बुक में। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2023 वाज अवॉर्डेड टू जॉन फॉसे। और जो आपको नोबेल प्राइज लिटरेचर में जो है वो जॉन फॉसे को दिया गया था पिछली बार। नॉर्वेजियन ऑथर एंड ड्रामेटिस्ट थे फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू द अनसीएबल। तो उसके लिए जो है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उनके बारे में वो लिखते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से जॉन फोसे को दिया गया था लास्ट टाइम लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज। एंड सी इज द फर्स्ट साउथ कोरियन ऑथर टू विन दिस नोबेल प्राइज। तो इम्पोर्टेंट विन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हैन कांग का। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवार्डेड ईच ईयर। तो टोटल कितनी कैटेगरी में जो है ये अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज, 5, 7, 4 और 6 एंड द करेक्ट आंसर इज 6। सो टोटल 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी भी कहते हैं इसको, उसके बाद लिटरेचर, फिर पीस एंड फिर इकोनॉमिक्स। सो दीज आर द 6 फील्ड इन विच नोबेल प्राइज आर गिवन ईच ईयर। हर साल जो है ये प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। तो सबसे पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर, एस भटनागर, जेसी बोस, सीवी रमन एंड द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। So Rabindranath Tagore was the first Indian as well as the first Asian to win the Nobel Prize and he won the Nobel Prize in the field of literature and for his literature that is Gitanjali। और इनको कब मिला था, दैट ही वॉन द नोबेल प्राइज इन 1913 में जो है इनको मिला था। यहाँ पे सीवी रमन एंड सीवी रमन वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ साइंस इन 1930 में जो है इनको मिला था। और इसीलिए जो है नेशनल साइंस डे हम लोग जो है इनके डिस्कवरी, रमन इफेक्ट का इन्होंने डिस्कवरी किया था, इन्हीं केस पे हम लोग 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024। तो मेडिसिन के फील्ड में जो है आपको नोबेल प्राइज जो है वो किनको दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है mRNA वाले चीज़ों को जो है आपको इन्होंने जो है डिस्कवर किया है। तो विक्टर एम्ब्रूज, गैरी रोवाकून
एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी एंड ड्रू विसमैन। करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। तो इन दोनों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवाकुन, इन दोनों को जो है मेडिसिन के फील्ड में जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमन जॉनसन हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज। ये साइमन जॉनसन नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जीतने वाली जो है फर्स्ट वीमेन कौन है जिनको पहली बार जो है नोबेल प्राइज दिया गया था? मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, मार्गरेट थैचर, रोजा पार्क्स, एंड द करेक्ट आंसर इज मैरी क्यूरी। So Marie Curie was the first woman to win the Nobel Prize and she is the only woman to win the Nobel Prize both in physics and chemistry में जो है इनको 2 बार जो है साइंस की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023। तो 2023 में जो है पीस का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? व्लादिमीर जेलेंस्की, नरगिस मोहम्मदी, इल्हाम तोहटी, क्यामोटुन, एंड द करेक्ट आंसर इज नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान से बिलोंग करती हैं और इसको जो है 2023 में नोबेल प्राइज दिया गया था इन द फील्ड ऑफ पीस। नाउ वी विल डिस्कस द सम अदर टॉपिक दैट इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। सो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिलीज्ड और इसको जो है वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो रिलीज करती है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है किस तरह से जो है लिविंग वर्ल्ड जो है वो डिटोरिएट हो रहा है, हैबिटेट जो है वो कैसे कम हो रहा है, उस पर जो है ये रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है इसमें ऐड किया गया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। So according to the World Wide Fund for Nature Living Planet Report 2024, there has been a catastrophic 73% decline in the average size of monitored wildlife population in just 50 years 1970 to 2020। तो ये कंसर्न है कि ये 73% जो है डिक्लाइन हो गया कि इसमें मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में सिर्फ 50 साल में जो है ये इतना डिक्लाइन हो चुका है। मतलब 50 साल में 50 भी नहीं, 73% फ्रॉम 1970 टू 2020। The highest decline was reported in fresh water ecosystem 85%। तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहां देखने को मिला? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है आपको पॉन्ड, लेक, मोस्टली रिवर, इन सब में जो है सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। फॉलोड बाय टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल पे भी आपको जमीन पे भी 69% एंड मरीन आपको जो है ओशन वगैरह में 56% डिक्लाइन देखने को मिला है आपको ये वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नेचर फॉर नेचर इज द वर्ल्ड्स लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इन मोर देन 100 कंट्रीज। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है एक लीडिंग एजेंसी है जो आपको प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन के तौर पे वर्क करती है कि एनवायरनमेंट को, नेचर को कंजर्व किया जाए और मोस्टली 100 कंट्रीज से ज्यादा जो है ये उस जगह पे वर्क करती है। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1961। तो ये जो है आपको 1961 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इट्स मिशन इज टू कंजर्व नेचर एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो किसी तरह जो है आपको नेचर को कंजर्व करना है और जो भी थ्रेट है, जो भी आपको इस पे जो है नेचर पे जो है आपको क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें जो हो रही है उसको कम करना ताकि जो है हम लोग सर्वाइव कर सके। The Living Planet Index released by the Zoological Society of London monitors nearly 35,000 vertebrate populations across 5,495 species from 1970 to 2020। तो लगभग जो है 35,000 वर्टिब्रेट पॉपुलेशन को जो है जिनको रीढ़ होती है उनको जो है इन्होंने शामिल किया, इंक्लूड किया है, जिसमें से बहुत सारे स्पेसीज थे और तो इसमें देखा गया कि 73% जो है डिक्लाइन हो चुका है पॉपुलेशन। द स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ populations are recorded in Latin America and Caribbean 95%। तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहां देखने को मिला है? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका कौन सा है? आपको जो मैक्सिको है या फिर जो साउथ अमेरिका का जो पार्ट है वो लैटिन अमेरिका में आता है और कैरिबियन कंट्रीज में जो है आपको देखने को मिला है 95%। अफ्रीका 76%, पूरा टोटल अफ्रीका की बात करते हैं तो एशिया पैसिफिक में 60% एंड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम 85% जो है देखने को मिला है फ्रेश वाटर इको टोटल मिलाकर। Habitat loss and degradation is the most reported threat to wildlife population around the world, followed by the overexploitation, invasive species and diseases। तो सबसे ज्यादा जो है हैबिटेट लॉस हो रहा है क्योंकि लोग जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लोग जो इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं, अपने घर को बढ़ा रहे हैं, हैबिटेट लॉस्ट हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपको रिसोर्सेज को, उसकी वजह से भी जो है आपको ये लॉस देखने को मिला है। The WWF wants that this phenomena could lead to carbon storage losses of 2 to 12% across forest in Africa, Latin America and Asia, diminishing their ability to store carbon amid climate change। तो अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या होगा
कि 2 to 12% जो कार्बन आपको स्टोर करता है, जो भी कार्बन हम रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है, हैबिटेट जो है, नेचुरल हैबिटेट जो है वो उसको सोक कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको प्यूरिफाई करता है। लेकिन अगर इस तरह से रहा तो इतना हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाएगा, कार्बन स्टोरेज जो है वो लॉस हो जाएगा हमारा। तो ये एक कंसर्निंग इशू है। क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, अगर फिर से ये और भी कार्बन हमारा स्टोरेज लॉस होता है तो ये और भी जो है कंसर्न का इशू है। नाउ मूव ऑन टू द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। So with reference to World Wildlife Fund, consider the following statements. तो इसके रिगार्डिंग जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको सही है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी सही है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय WWF, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो है प्रोग्राम वो इसको रिलीज करती है, जिसका हेडक्वार्टर केनिया नैरोबी में है, बट ये नहीं रिलीज करता। WWF इस रिपोर्ट को रिलीज नहीं करता है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 2 एंड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, WWF का जो है वो कहाँ है, तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड द करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कौन सा गैस जो है वो करता है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये सारे गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, बट सबसे ज्यादा कौन करता है, सो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजिंग एजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज UNFCCC स्टैंड फॉर, तो UNFCCC का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंट्रोल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क communication on climate change, United Nations Framework Climate Communication Council, and the correct answer is United Nations Framework Convention on Climate Change. ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन CFC, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसमें से किस में कंटेन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कौन करता है, जो आपको ओजोन को जो है वो डिस्टर्ब करता है, ओजोन होल जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से रिलीज होता है, रेफ्रिजरेंट्स, वार्निश, अल्टरेटेड ड्रिंक्स, वॉल पेंट्स एंड द करेक्ट आंसर इज रेफ्रिजरेंट्स। जो हम यूज करते हैं AC वगैरह या फ्रीज वगैरह, वहां से जो है CFC निकलता है और ओजोन को हम जो है वो पहुंचाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 19th ईस्ट एशिया समिट जो है वो हो रहा है और इसको लेकर जो है ये आपको टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है आपको इसमें जो है गया है, नरेंद्र मोदी जो है पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और 19th ईस्ट एशिया समिट है, तो उसको लेकर जो है हम देखते हैं क्या क्या जो है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, किस तरह के टॉपिक जो है ये है। सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड द 19th ईस्ट एशिया समिट इन वेनशियन लाओ पीडीआर, तो ये लाओस में हो रहा है और यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने अटेंड किया है 19th ईस्ट एशिया समिट। PM एडवोकेटेड फॉर अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंडो पैसिफिक अप्रोच ऑफर एक्सपेंशनिज्म, तो उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें हमको जो अप्रोच करना चाहिए वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि हम अपना जो है एरिया को बढ़ाएं, उस पर जो है डोमिनेंस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसे हम अप्रोच करें जैसे कि सभी का वहां पर जो भी इस एरिया में आते हो उन सब का जो है डेवलपमेंट हो। Address global challenges like terrorism, cyber and maritime threats and stress dialogue-based conflict resolution. उन्होंने बहुत सारे इशू पे जो है डिस्कस किया, उसको जो है एड्रेस किया कि टेररिज्म को लेकर, साइबर थ्रेट को लेकर, मैरीटाइम जो थ्रेट है, पायरेसी वगैरह को लेकर, और साथ साथ कहा कि इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि हम लोग डायलॉग के थ्रू बातचीत करके जो है इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकें ताकि इनको कम किया जा सके, कर्ब किया जा सके। PM conveyed his wishes to Malaysia on presiding the new chair of ASEAN and expressed India's full support to it. अब जो है अभी आसियान का चेयरमैनशिप वहीं हो रहा था लाओस में, अब जो है ये मलेशिया इसको प्रिसाइड करेगा नेक्स्ट ईयर में, तो इंडिया ने उसको भी विश किया है प्राइम मिनिस्टर ने। द प्रेजेंट चेयर ऑफ आसियान इज लाओ PDR। द ES was established in 2005 as an association of South East Asian nation। तो ईस्ट एशियन समिट जो है ये 2005 से चल रहा है और जो आसियान कंट्री है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया।
The ES is only leader-led forum in the Indo-Pacific that brings together all key partners to discuss political, security and economic issues of strategic importance. तो ये ES जो है वो कैसा है कि एक लीडर लेड फोरम है जहाँ जो सभी इंपॉर्टेंट जो लीडर हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन के उसको जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है और वो वेरियस इस पे जो है डिस्कस करते हैं इशू पे कि पॉलिटिकल इशू पे, इकोनॉमिक इशू पे, सिक्योरिटी इशू पे, इन सब चीज़ों पे जो है वो डिस्कस करते हैं और उसको लेकर जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. The ES operates on the principle of openness, inclusiveness, respect for international law, ASEAN centrality and ASEAN role as the driving force. तो ये जो है ES जो है वो आपको ओपननेस सारी चीज़ों पे जो है खुला हुआ है, हर को लेके साथ चलना है. आसियान नेशन या उससे बाहर जो भी नेशन है, पार्टनर हैं, उन सब के साथ जो है एक अच्छा सा जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला जो है ये होना चाहिए रिलेशन, इस पे जो है वर्क करता है. In 2023, ES members represent approximately 53% of the world population and accounted for approximately 60% of the global GDP. आसियान में टोटल 10 मेंबर हैं और उसमें जो है ES में जो है वो टोटल मेंबर 18 है, 10 आसियान के और 8 जो है वो अलग से मेंबर ऐड किए गए हैं डायलॉग पार्टनर. और इस ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ES के 53% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया चाइना उसके मेंबर हैं, और साथ साथ 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द EAS. इंडिया इज आसियान 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर व्हाइल आसियान इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट पार्टनर. तो इंडिया जो है आसियान का 7वां सबसे ट्रेडिंग पार्टनर देश है और ये आसियान जो है इंडिया का 4था सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो है. In the last 10 years, India-ASEAN trade had doubled to our USD 130 बिलियन. तो ये 10 साल में जो है आपको इंडिया आसियान ट्रेड जो है वो बहुत बढ़ गया है, 130 बिलियन डॉलर जो है वो हो चुका है, डबल हो चुका है. बुद्धिज्म a major cultural and religious tradition that connects many Southeast Asian and East Asian nation originated in India. ये बुद्धिज्म जो रिलीजन है गौतम बुद्ध जी ने जिनका प्रोपगेशन किया था और ये मोस्टली जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है या ईस्ट एशियन नेशन है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है और इंडिया से बुद्धिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हो कि एक, क्योंकि बुद्धिज्म वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, गौतम बुद्ध जो है इंडिया में ही इनको गया में जो है इनलाइटमेंट जो है वो मिला था, जिसकी वजह से एक कल्चरल कनेक्टिविटी जो है, रिलीजियस कनेक्टिविटी भी जो है हम एस्टैब्लिश करते हैं इन नेशन के साथ. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. पहला है विद रेफरेंस टू ईस्ट एशिया समिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ईस्ट एशिया समिट्स के रिगार्डिंग जो है ये स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है. द समिट कैन ओनली बी चेयर्ड बाय एन आसियान मेंबर कंट्री. तो ये समिट जो है आपको जो भी आसियान के मेंबर हैं, जो 10 मेंबर हैं वही इसको चेयर कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है. इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट. इंडिया इसके मेंबर नहीं है. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट ओनली आसियान मेंबर कंट्री विल चेयर दैट समिट. और इंडिया नहीं मेंबर है, ऐसा नहीं है. इंडिया इज द मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है. इंडिया आसियान के मेंबर नहीं है बट इंडिया इज द मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट. सो ऑप्शन बी, ऑप्शन ओनली ए इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द आसियान. तो आसियान में टोटल 10 मेंबर हैं और इसमें से कौन जो है आसियान का मेंबर नहीं है. लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, मॉरिशस. एंड द करेक्ट आंसर इज मॉरिशस. मॉरिशस जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज आसियान एस्टैब्लिश्ड. तो आसियान का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था. सो 1963, 1967, 1985, 1996. and the correct answer is 1967. आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन बैंकॉक थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो है आसियान का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आसियान. तो आसियान का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है. और पहला समिट जो आसियान का हुआ था दैट वाज हेल्ड इन बाली. बाली में जो है वो पहला समिट हुआ था आपको इंडोनेशिया में. और आसियान का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है. बाली, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर. एंड द करेक्ट आंसर इज जकार्ता. सो जकार्ता इंडोनेशिया में जो है आपको क्या है आसियान का हेडक्वार्टर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान. तो आसियान के जो है अभी करंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है रिसेंट में. अभिजीत विजय जीवा, काओ किम हॉन, ग्लोरिया मैकापागल, अरोयो बुसोनो बुपावाना. एंड द करेक्ट आंसर इज काओ किम हॉन. काओ किम हॉन जो है इसके अभी जो है आपको सेक्रेटरी जनरल है. ये कंबोडिया से बिलोंग करते हैं, कंबोडिया के ये सिटीजन है. सो ये जो है आसियान से रिगार्डिंग टॉपिक था जिस पे हमने डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस अदर टॉपिक.
दैट इज हेबर बोश प्रोसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को लेकर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी देख ही रहे हैं किस तरह की चीजें जो है फर्टिलाइजेशन, क्लाइमेट, ये काफी न्यूज में रहता है, हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, तो उनको लेकर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लेकर हेबर बोश प्रोसेस क्या है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So through the Haber-Bosch process, 100 million tons of nitrogen are extracted from the atmosphere and transformed into fertilizer, resulting in the addition of 165 million tons of reactive nitrogen to the soil. तो Haber-Bosch process के थ्रू जो हमने क्या किया कि 100 मिलियन टन जो है हमने नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट किया एटमोस्फेयर से और उसको फर्टिलाइजर में जो है कन्वर्ट किया, जिससे हमको कितना फर्टिलाइजर मिला, 165 मिलियन टन जो है रिएक्टिव नाइट्रोजन मिला सॉइल में। और रिएक्टिव नाइट्रोजन क्या होता है, वैसा नाइट्रोजन जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करे। इन कंपेरिजन नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जनरेट एंड एस्टिमेटेड 100 to 140 मिलियन टन ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन एनुअली। तो आपको जो है इसके कंपेरिजन में जो है और नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है 100 to 140 मिलियन ही आपको एनुअली जो है वो ये कर पाता है, जनरेट कर पाता है। The Haber-Bosch process is an industrial method for synthesizing ammonia by combining nitrogen from the air with hydrogen, significantly contributing to fertilizer production. Haber-Bosch process क्या है कि एक मेथड है जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन बनाते हैं, किससे मिलाकर, N2 और H2 को मिलाकर जो है हम क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। The reaction occurs in a steel chamber at a pressure of 200 atmospheric pressure, allowing the nitrogen-hydrogen mixture to circulate effectively. तो N2 और H2 जो है उसको जो है सर्कुलेट कराते हैं उसमें, और उसके बाद जो है हमारा फर्टिलाइजर जो है वो वहां पर बनता है। In 1913, the German chemical company opened its first ammonia factory, making a significant milestone in the production of fertilizer. तो 1913 में जो है जर्मन केमिकल कंपनी जो है वो खुली थी और सबसे पहला जो है प्रोडक्शन किया था इन्होंने अमोनिया का, जो कि एक फर्टिलाइजर है। Plant obtain reactive nitrogen from the soil by absorbing nitrogen based mineral like ammonia and nitrate dissolved in water. तो प्लांट को जो है आपको रिएक्टिव नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से मिलता है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, तो वो सॉइल से मिलता है। और सॉइल में किस से प्रोडक्ट से मिलता है, दैट इज अमोनिया से, या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, वहां से सॉइल प्लांट जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है उसको, केमिकल को, और उसके बाद जो उससे उसको रिएक्टिव नाइट्रोजन मिलता है जिससे प्लांट के ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। Humans and animals rely on plants for 9 essential nitrogen-rich amino acids, as nitrogen makes up about 2.6% of the body. हम भी जो है प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं इस नाइट्रोजन रिच एमिनो एसिड के लिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो 2.6% जो है वो नाइट्रोजन से बना होता है, जो आपको बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। Some bacteria like Azotobacter and Rhizobia can convert atmospheric nitrogen into reactive nitrogen. तो कुछ बैक्टीरिया भी जो है डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और रिएक्टिव नाइट्रोजन में। जो लेग्यूम्स ट्री होता है जैसे कि राइस वगैरह, इन सब में जो है ये बैक्टीरिया जो है आपको हेल्पफुल होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिएक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और जिससे कि आपको प्लांट को हेल्प मिल जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। So the first question is the chemical fertilizer is essential for better rhizobial nitrogen fixation. वही जो है क्वेश्चन है कि रिएक्टिव नाइट्रोजन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर है वो कौन सा है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, एंड द करेक्ट आंसर इज फास्फोरस। फास्फोरस इसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर इज रिकमेंडेड फॉर यूज इन गार्डनिंग। तो गार्डनिंग के लिए जो है वो कौन सा फर्टिलाइजर जो है रिकमेंड किया जाता है, यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, डीएपी और वर्मी कंपोस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, आपको अर्थ वॉर्म जो होता है, जो इसका एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो वर्मी कंपोस्ट का फॉर्म ले लेता है और उसी वो जो है गार्डनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ऑर्गेनिक होता है टोटली, कोई भी जो है आपको इसमें जो है पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द हेबर-बोश प्रोसेस। तो हेबर-बोश प्रोसेस 1913 में जर्मनी में यूज किया गया था और ये किसने इन्वेंट किया था, फ्रिट्ज हेबर, जॉन डाल्टन, जॉन हेबर, गॉटफ्रीड लेबनिज, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रिट्ज हेबर। सो फ्रिट्ज हेबर ने जो है इसका डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो इसमें बायो फर्टिलाइजर के तौर पे जो है वो कौन यूज होता है, आपको नॉर्मली जो है वो आपको रिएक्टिव नाइट्रोजन में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, बायो फर्टिलाइजर है, हेल्पफुल है, आपको बायोलॉजिकली अवेलेबल होता है, नीम, अजोला, यूरिया, एलोवेरा, एंड द करेक्ट आंसर इज अजोला। अजोला जो है बायो फर्टिलाइजर है एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। तो सबसे ज्यादा जो है डक्कन प्लेट्यू जो है हमारा जो साउथ का पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सॉइल जो है वो अलुवियल सॉइल है, लेकिन डक्कन प्लेट्यू में कौन सा सॉइल है? सो दैट इज अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लैक सॉइल। तो अलुवियल ये ब्लैक सॉइल जो है आपको डक्कन प्लेट्यू मिलेगा एंड इट इज हेल्पफुल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन इसी में होता है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहा जाता है। So these are the important topics and important question which we have discussed from the third week of October. So with that we will conclude the session here. Before that, if you want to join us for self study program, तो अगेन आप विजिट कर सकते हो वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे। अगर लॉ का प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो यहाँ जो है इस सेंटर पे विजिट कर लीजिएगा, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पैन इंडिया लेवल पे किसी भी लॉ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ हमारे यहाँ डेमो ले सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। So with that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.